हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दीजिए, बोर्ड दिखाई दे रहा है? चलो, होमवर्क में कुछ दिया था क्या? लिखें। आसान चैप्टर है और इंपॉर्टेंट इसलिए है, छोटा चैप्टर है, मतलब 2.5 से 3 लेक्चर मैक्सिमम। 2021 2 क्वेश्चन आए हैं। बहुत बढ़िया, और चिल्लाइए, लगातार चिल्लाइए पूरा। बहुत बढ़िया। तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और पिछले जो 2 रिसेंट पेपर हुए इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। आसान टॉपिक है, फटाफट फटाफट बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट करना चालू करें। पहला पॉइंट लिखिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्लास में अच्छे से 2.5 लेक्चर पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कॉमा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड oscillate perpendicular to each other, perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. तो हमने ये बात काफी बार पढ़ चुके हैं कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वेव है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में वेव का क्या हो रहा होगा? प्रोपोगेशन। तो माना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव का है अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो हमने मान लिया y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। बहुत बढ़िया शब्द है, ऑसिलेट का मतलब है कांस्टेंट नहीं है, लगातार उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और ऑसिलेट कर रही है। इक्वेशन देखिए, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कौन सी डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। ये देखिए, ये मैं एरो जो बना रहा हूं इसका क्या मतलब है? ये इसका है मैग्नीट्यूड, क्या कांस्टेंट है या लगातार वेरिएबल है? लगातार वेरिएबल है। ये तो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में? y डायरेक्शन। और अब आएगी ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन से प्लेन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस वाले प्लेन में था, ये वाला प्लेन। और पता है मैग्नेटिक फील्ड किस में है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसलिए इस तरह से बनाया गया है। महसूस करिए, अगर मैं इसको लाइन से बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड y में, मैग्नेटिक फील्ड z में, और ये कौन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। लिखना चालू करिए।
तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। कौन तीन? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही है। ये टेढ़े एरो क्यों बनाए गए, आप फील कर पा रहे हैं? इसका मतलब ये कहां है, बाहर। जो जेड एक्सिस होती है वो बाहर होती है। कुछ कुछ खास पॉइंट्स हैं जिस पे आपको बात करनी है। सबसे पहले देखिए आप, ये अपने आप में एक छोटा सवाल है, बोथ आर इन सेम फेज। अब आप पूरा एसी पढ़कर आए हो, आपको ये फील है आगे पीछे सेम फेज का क्या मतलब होता है? सेम फेज का मतलब ये होता है बच्चों, दोनों एक साथ जीरो होंगे, एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ अपनी डायरेक्शन बदलेंगे। आप देखो ध्यान से, ई और बी दोनों एक साथ जीरो है। जिस समय ई का मैक्सिमा है उसी समय बी का भी मैक्सिमा है। आधे चक्कर के बाद ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, ये भी आधे चक्कर के बाद अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। इसे कहा जाता है फिजिक्स में बोथ आर इन सेम फेज। आप देख लीजिए, इसका फेज एंगल इसका फेज एंगल सेम है, घटाओगे तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। पहला शानदार पॉइंट। दूसरा, दोनों के ऑसिलेशन करने की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ये अगर 10 सेकंड में 2 चक्कर पूरे कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितने चक्कर पूरे करेगा, 2। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। लिखते जाइए। फिर एक शब्द आता है मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। ये हम 10th 11th में पढ़ते थे। ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल है साउंड वेव। साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मीडियम चाहिए। मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, उसमें सबसे मेन जरिया है एयर पार्टिकल्स। अगर ये मीडियम नहीं होगा तो एनर्जी को कैरी कौन करेगा? ये है साउंड वेव, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव के प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए आपको? मीडियम चाहिए।
पर EMW के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ये सब 11th क्लास का एक वेव टॉपिक है, वहां डिटेल में पढ़ाया जाता है। हमें उतना उतना काम का जो है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। फिर एक होता है पोलराइजेशन। वेव ऑप्टिक्स में 3 हिस्से होते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, किन वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है? पोलराइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जो वेव ट्रांसवर्स होंगी उनको क्या किया जा सकता है? पोलराइज किया जा सकता है। तो EMW को पोलराइज किया जा सकता है। सवाल पैदा होता है सर ट्रांसवर्स कौन होता है? ये भी हम काफी बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमें एग्जांपल दिया था 8th 9th में, रस्सी वाला, याद करिए। रस्सी सबसे सरल एग्जांपल। रस्सी का एक एंड दीवार पे बांध दीजिए, दूसरा एंड आपके हाथ में है और एक जोरदार जर्क दीजिए। रस्सी में क्या पैदा होती हैं? वेव्स। पता है वो कैसी वेव्स हैं? ट्रांसवर्स। कारण बताइए ट्रांसवर्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स में बच्चों क्या होता है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। रस्सी के जो पार्टिकल हैं वो आगे पीछे नहीं जा रहे, कहां जा रहे हैं? ऊपर नीचे। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। तो आप इसमें देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये सब स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। नॉन मैकेनिकल वेव है। स्पीड ऑफ EMW इन वैक्यूम 3 × 10⁸ होता है, लाइट के बराबर। ट्रांसवर्स नेचर है क्योंकि ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है। पोलराइज हो सकती है बिकॉज पोलराइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये मैक्सवेल ने दिया था, E और B के बीच में रिलेशन। E/B का रेशियो हमेशा किसके बराबर रहेगा? C। C कौन है? स्पीड ऑफ लाइट। बढ़े? अगला लिखिए, लाइन चेंज करके पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन of EMW is always along E × B। स्टार लगाइए। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस साल भी इस पे क्वेश्चन आया है। अब इसको 15-20 मिनट बढ़िया समझिए। और ये प्योर वेक्टर है, कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब आंसर आ जाएगा वेक्टर लगाने से। आपको समझाता हूं, देखिए। ये C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। और अच्छा बताइए इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? प्रोपोगेशन। स्पीड इस डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन। ये है E, ये है, ये डायग्राम हमेशा दिमाग में रखिए। CEB तीनों आपस में कितने डिग्री पर? 90। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है J कैप में, मैग्नेटिक फील्ड है K कैप में, बताइए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहां होगा? सबसे पहली सोच, तीनों हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक J में है, एक K में है, तो पहला तुक्का तो यहां आ गया, आंसर या तो I होगा या -I। पहले इस पे लॉक करिए, 2 ऑप्शन तो कट गए। और आगे चलते हैं, तीनों एक साथ सॉल्व करेंगे। पहले बढ़िया सीखिए।
अब मैंने आपको दे दिया ई दे रखा है आई में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये दे दिया जे में, और आपको फील्ड पूछी है मैग्नेटिक। बताइए कहां होगी, बताइए कहां होगी। अभी हमें फाइनल आंसर नहीं देना, अभी तो एक पहला सोच, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, पहला थॉट लाइए, सॉल्यूशन बाद में आएगा। तीनों आपस में परपेंडिकुलर, एक आई एक जे, तो ये के या माइनस के। तीसरा क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन माइनस के, मैग्नेटिक फील्ड जे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट। बार बार सुनिए, फिर सुनिए, तीनों हमेशा परपेंडिकुलर, पहले इस बात को लॉक कर लीजिए, तीनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी है। जे के आई में आएगा सर, आई जे आंसर के में आएगा, जे के आई में आएगा, कहां कहां, आई या माइनस। क्या इसमें सब ओके है क्या? अब इन दो में से क्या सही होगा वो मैं आपको चेक करके बता देता हूं, बहुत आसान। डायरेक्शन हमेशा किसको फॉलो करेगा, ई क्रॉस बी को। चलो करते चलो, बोर्ड पे देखो, ई बताओ ई, जे, बी बताओ बी, खत्म। अब 11वीं क्लास का वेक्टर का सवाल होगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई। लिखना चालू करिए, फिर वो दो करते हैं। ये पहली प्रोफाइल सबसे फेमस है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताना, और तीन ही वैरायटी बनती है। आप खुद सोचो ना, या तो ई गायब करेगा, या बी गायब करेगा, या डायरेक्शन गायब करेगा। इन तीन के अलावा चौथा प्रश्न बनेगा ही नहीं। आज आप एनसीईआरटी करना, मॉड्यूल करना, चौथा प्रश्न बन ही नहीं सकता। तीन में से कोई दो चीज तो देनी पड़ेगी। तो पहला कंक्लूजन ये निकालिए कहां होगा। आपने एक नजर में देख लिया जे के, तो आंसर आई या माइनस आई में होगा, दो ऑप्शन तो कट गए। हमेशा डायरेक्शन किसको फॉलो करेगा, ई क्रॉस बी। बढ़े, दूसरा सोचें। चलो दूसरा सोचते हैं, आओ पूरा दिमाग लगाना, फिर दो क्वेश्चन आपको करने हैं, इसलिए बढ़िया सोच लेना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किसको फॉलो करेगा, ई क्रॉस बी। बोर्ड पे देखिए, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए और रिलैक्स होकर समझिए। चैप्टर आसान है, 2.5 लेक्चर में 2 क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए पूरे मन से एक एक चीज समझनी है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दे रखा है, जे, ये लिखा जे। ई कहां है भाई, ई आई, बी गायब, बी गायब। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से चेक कर लेता हूं, एक बार के रख लेता हूं और एक बार माइनस के। आई क्रॉस के करने पर क्या मिलना चाहिए, जे, देख लेते हैं, आई जे। बताइए क्या होगा, के या माइनस के, चेक करना पड़ेगा। तो क्या क्यों मान रहे हो, माना के कैप सही है, माना के कैप सही है, बोलिए क्या हो गया, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा क्या आ रहा है,
जबकि आना क्या चाहिए था, जे। इसका मतलब गलत है, के कैप सही आंसर। दोनों तो कभी आपको चेक ही नहीं करने पड़ेंगे। आप खुद सोचो, या तो के कैप एक बार में आंसर आ जाएगा, और जब के कैप गलत हो गया तो दूसरा भी क्यों चेक कर रहे हो, वही आंसर है। समझने की कोशिश करिए। सबसे बेस्ट तरीका है, कोई रूल ए क्रॉस बी कुछ नहीं करना। सबसे बढ़िया तरीका आई जे है, आंसर किसमें होगा, के में। या तो के या माइनस के। माना के सही है, के को चेक करके देखा, माइनस आ रहा है जो कि गलत है, आंसर आएगा माइनस के। तीसरा करके देखिए। सोचो, खुद गलत करोगे सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओ। फंडामेंटल वही लगाना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किसको फॉलो करेगा, ई क्रॉस बी को। बताइए क्या आंसर, आई या माइनस आई। हाँ भाई, क्या आंसर दे रहे, आई माइनस आई। कम आवाज आ रही है, वापस समझाता हूँ, वापस समझाता हूँ। देखो, आगे मत बढ़ो, पहले सीख लो। ये मतलब बोनस प्रश्न है, आप देखना ना, एक एक लाइन में सॉल्व होंगे। बढ़िया समझो। घर पे तो समय ही नहीं मत दो इसको, क्लास में ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ई क्रॉस बी। अब मस्ती से लिखो ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहाँ है, माइनस के। ई गायब, बी जे। अब आपको ऑप्शन पता है, या तो आई होगा या माइनस आई। लिखो ना, माना आई कैप सही है, आई लिखा, आई क्रॉस जे क्या आ गया, के आ गया। जबकि आना क्या चाहिए था, माइनस के। इसका मतलब गलत। खत्म। दो क्वेश्चन करके देख लीजिए ओरिजिनल, किस तरह का क्वेश्चन आता है। लगाना यही है, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी।
कौन सा लॉजिक क्या है? ई क्रॉस बी से डायरेक्शन आना चाहिए। डायरेक्शन कहाँ है? प्लस जेड। प्लस जेड का मतलब प्लस के। अब प्लस के आपको पता है किससे आता है? आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे, इलेक्ट्रिक फील्ड आई में, मैग्नेटिक फील्ड जे में। दो 2021 में भी सवाल आया, वो कल कराऊंगा ताकि कल तक एक बार और रिवाइज हो जाएगा। डायरेक्शन किसको फॉलो करती है? ई क्रॉस पी को। कल बताऊंगा। तो कल एक बार और सुनोगे तो और मजबूत होगा। एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, डायरेक्शन किसको फॉलो करेगी? ई क्रॉस बी। सोचिए, सेकंड सोचिए, 2018 का। बिल्कुल सिस्टमेटिक करो। आप इसको जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? उतना ही समय दो, एक 4 नंबर ही तो देगा। इलेक्ट्रो में भी जब हम 4 नंबर के लिए तो कितना सोचना पड़ता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इसको भी सिस्टमेटिक करो ना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ई क्रॉस ई। हम उल्टा काम करते हैं, आसान सवाल जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वो गलत हो जाए, और जो कठिन है वो तो वैसे ही कठिन। उल्टा काम हो जाता है। आप देखिए अपनी सोच कैसी अपोजिट चलती है। आसान सवाल तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, अरे ये तो आसान है, ये तो आसान है, ये तो आसान है, तो वो -1 पक्का हो जाता है। और कठिन तो वैसे ही कठिन है। जबकि स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए? जो चीज आसान है उसको तो बहुत तसल्ली से करना चाहिए। सर ये तो 4 नंबर मेरे पक्के हैं सर, और जो बाद में समय बचेगा वो आप सेकंड राउंड में कठिन सवालों को दीजिए। तो बहुत पेशेंस के साथ करिए। ये +4 है, इसमें कुछ है ही नहीं इफ एंड बट। आओ फिर सीखो। एक ही लॉजिक लिखना है, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मस्ती से डायरेक्शन किसको फॉलो करेगी? ई क्रॉस बी। आराम से करिए। अब आपको ये भी पता है ये एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो आंसर जेड में ही आएगा। ये भी पता है आपको। 2 ऑप्शन तो आपने पहली काट दिए। क्वेश्चन पढ़ के इंटेलिजेंस ही लगाओ कि एक एक्स एक वाई है तो तीसरा जेड में ही होगा। हाँ, जेड के 2 विकल्प हैं, प्लस जेड या, वो हमें सोचेंगे। अब देखिए कैसे होगा। डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन प्लस आई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जे। अब कितना सरल, देखो ज्यादा पंगे वाले दे भी नहीं रहा, ये सीधा सीधा ये सर्कल वाले दे रहा है। उल्टेबाजी भी नहीं कर रहा। देखिए कितना सरल बनाया। इसको पता है के चाहिए, के कब आएगा? आई क्रॉस जे, एक बार में हो गया। ये भी देखिए आई कब आएगा, प्लस आई कब आएगा? जे क्रॉस के। खुद ही बता सकते हैं बी किस में होगा? के कैप। माइनस जो हम दे रहे हैं माइनस वाले, वो तो फिर सोचने वाले हैं। पेपर में तो माइनस भी नहीं सोचने के लिए कह रहा है, वो तो आराम से बता रहा है आई चाहिए। आई, जे को किससे क्रॉस करें तो आई आ जाए? प्लस के से। आंसर है। अगला करें। 2017। अभी आरएमएस दे दिया। अच्छा, एसी वाला फॉर्मूला लगाइए। आरएमएस से क्या पीक निकाल सकते हैं क्या? पूरा चैप्टर में इतनी बार करें अब तो। ई आर एम एस, E0/√2। तो E0 की वैल्यू कितनी आ गई? 6√2। अभी फॉर्मूले पढ़े हम। क्या होता है फॉर्मूला? E/B। E/B हमेशा C। E0 6√2, B0 गायब, C। कितना आंसर? तीन सवाल इसलिए कराया ताकि पता चले चैप्टर का लेवल बहुत आसान है। 2 दिन पूरी पढ़ाई करने पर क्लास में ही पूरा सॉल्व हो जाएगा।
इसका कुछ भी मत छोड़ना, एनसीईआरटी, सॉल्व एग्जांपल, पीछे के एक्सरसाइज, एडिशनल सब करना। छोटा चैप्टर है, पूरी मेहनत करके रख लोगे तो 2 सवाल पक्के तैयार है। किसी भी तरह की लापरवाही मत करना, आगे बढ़ो, लाइन खींच के खत्म कर दो। ये 3 सवाल का प्रोफाइल 1 था। प्रोफाइल 1 में क्या सीखा कि डायरेक्शन कहां होगी, तो एक निष्कर्ष निकल कर आया, डायरेक्शन हमेशा E क्रॉस B को फॉलो करे। अब एक बात और, ये तो क्या हम 12th में आपको ऐसा ही बताते हैं, E में X में होगा, एक Y में होगा और एक Z में, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा XYZ में हो। तीनों परपेंडिकुलर होंगे ये बात तो तय है, पर X Y और परफेक्ट Z में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब वो मैं आपको सिखाता हूं तो आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई एक X में, एक Y में, एक Z में। देखें, ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मान लिया ये X एक्सिस है, ठीक है, ये है आपका Y, ये है आपका Z। ये एक मैंने प्लेन लिया, बताइए कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन। कौन सा प्लेन? कैसे पता चला YZ है? खुद देखो, ये वाली जो एक्सिस है ये किसके पैरेलल है, खुद बताओ, किसके पैरेलल? Y। और ये वाली, ये Z के पैरेलल है, इसलिए कौन सा प्लेन हो गया? YZ। अब ध्यान से देखिए, बढ़िया बात, ये सिर्फ हम ऐसा सोचते हैं कि E पूरा Y में होगा, B पूरा Z में होगा, वो YZ प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं। जरा सोचिएगा, मैं मान लेता हूं E यहां है, B ऐसे है, अब B भी कितने डिग्री पर है? ये 90। कैसे? मैं आपको सिखाता हूं। क्या हो गया? देखना, सुनना, भाई ऊपर आजा। चलो, अब सुनो सुनो, अब मजाक हो गया, वापस पढ़ाई पर आओ। ये पीला पेन तो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये जो पेपर है ये कौन सा प्लेन है? ये है YZ प्लेन। को फील करिए और समझिए, सरल बात तो हमने कर ली, क्वेश्चन हो गए। अब एक आगे चल रहे, एडवांस सोच रहे। ये कौन सी एक्सिस है बताइए? X। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, पकड़ो इस तरह से। अब पता है ये जो YZ प्लेन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी हो सकती है, पर वो होगी आपस में कितने डिग्री पर? 90। देखो कैसे, समझना, ये E और ये B कितने डिग्री पर? E और B कितने डिग्री पर? 90। और ये कौन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सोच के बताइए, क्या तीनों परपेंडिकुलर हैं? क्या तीनों परपेंडिकुलर हैं? बैठो, तीनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये जो पेन है ना, ये इस पूरे पेपर के ही क्या है? परपेंडिकुलर। ये E के साथ भी 90 बना रहा है, B के साथ भी 90 बना रहा है, और E और B आपस में 90 पर है। मैं इस डायग्राम से केवल एक बात ये सिखाना चाहता हूं कि आप मन से ये बात हटाएं, E हमेशा Y में ही होगा, B हमेशा Z में ही होगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं। देखो, क्या इसमें E और B क्या Y और Z में है? क्या YZ प्लेन में है, पर हो कहीं भी सकते हैं। हाँ, अभी भी E क्रॉस B करने पर C आएगा। देखो आप, E क्रॉस B क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। चेक करके देख लीजिए, अभी भी चेक करके देख लीजिए। E में हाथ रखा, E से B कहां आ रहा है? बाहर। बाहर कौन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्या बात समझ में आ रही है? फिर से देखिए, तसल्ली से देखिए, ये इस डायग्राम इस बात को बता रहा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परफेक्ट Y में हो, मैग्नेटिक फील्ड परफेक्ट Z में हो। E एंड B, इस डायरेक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, E एंड B आर ऑसिलेटिंग। बताइए कौन से प्लेन में? YZ। क्या E और B 90 डिग्री पर है? हाँ। क्या E, B और डायरेक्शन 90 डिग्री पर है? यस सर।
क्या अभी भी जो सी है वो ई क्रॉस बी के अलोंग है? हमेशा। डायरेक्शन तो हमेशा किसके अलोंग होगी? ई क्रॉस बी। लिख लीजिए, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उससे आपको ये पता चलेगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल वाई या जेड में हो, वो वाई जेड प्लेन में कहीं भी हो सकती है। डायग्राम बनाइए, उससे आपको पता चलेगा कि वाईजेड प्लेन पूरा परपेंडिकुलर है एक्स के। अब उसमें आप कहीं भी लाइन खींचिए, वो हमेशा एक्स के परपेंडिकुलर है। फंडामेंटल अभी भी वही है, ई और बी हमेशा परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ई क्रॉस बी करने पर क्या डायरेक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमेशा होंगे। बढ़ू? वापस देखो, ये डायग्राम देखो, डायग्राम से ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे। ये देखो आप, ई बी 90 डिग्री पर है, और ये जो पेन है ना, ये इस पूरे पेपर से ही कितना डिग्री है? 90। इस पेपर में आपकी इच्छा हो जैसी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी कोई भी लाइन खींचो, वो लाइन इस येलो पेन से हमेशा कितना बनाएगा? 90। क्योंकि ये जो पेन है वो इस प्लेन के ही क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छे शब्द बोलिए और सीखिए, प्लेन जो होता है वो लाइन है, और लाइन इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर, वाईजेड प्लेन। अब कुछ 11th क्लास का वेव समझते हैं 10 मिनट, ताकि वहां से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ काम आएंगे। चलो नीचे लिखें 11th क्लास वेव मोशन। यहाँ वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं ताकि हम सवाल में यहाँ नहीं फंसेंगे। चलो सीखना सभी आराम से। वेव की इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये वेव की इक्वेशन होती है। पूरी वहां पढ़ोगे 10-12 दिन तो याद हो ही जाएगी, अभी भी याद कर सकते हैं। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा कौन है? ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ और 2 पाई बाय टी। ओमेगा पहचानने का तरीका, जो टी का कॉफिशिएंट है, जो टी का कॉफिशिएंट है बच्चों, वो क्या होता है? ओमेगा। हर जगह काम आता है। अभी एसी में भी तो काम आया था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। टी का कॉफिशिएंट हमेशा ओमेगा। ये क्या कहलाता है? के। इस के को बोलते हैं बच्चों प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है वेव वेक्टर। क्या है? वेव वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन बताता है। यही बताता है, यहां एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अगर यहां जेड लिखा रहता, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग जेड एक्सिस। के का फॉर्मूला याद हो किसी को? 2 पाई बाय लैम्डा। के बराबर 2 पाई बाय लैम्डा। के कौन बताएगा? एक्स का कॉफिशिएंट। एक्स का कॉफिशिएंट क्या देता है? और याद हो, ओमेगा बाय के का रेशियो ये देता है वेलोसिटी।
ओमेगा बाय के का रेशियो वेलोसिटी। लिखना चालू करिए। ये सब 11वीं क्लास के कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉरेस्पॉन्ड चैप्टर में पढ़ोगे तब तो वहां 10 से 11 दिन चलेगा। अभी हम वो बातें सीख रहे हैं जिससे हमारा ईएम वेव क्लियर हो जाए। तो टी का कॉफिशिएंट ओमेगा, एक्स का कॉफिशिएंट के और ओमेगा बाई के का रेशियो वेलोसिटी। और आपको पता हो, आप वेव देखकर भी बता सकते हैं वेव कहां जा रही है। ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर साइन उल्टे पुल्टे हैं, उल्टे पुल्टे मतलब एक प्लस है और एक माइनस, इसका मतलब होता है वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स। वहां इसका कॉन्सेप्ट आएगा, अभी कंक्लूजन सिखा रहा हूं डायरेक्ट। साइन अपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स। और साइन सेम हो, ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों साइन सेम है, इसका मतलब है वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स। तो आसान है, फॉर्मूले धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कई बच्चों को याद भी होंगे। ओमेगा तो हमें याद है, एसी में पढ़ चुके हैं। एक नई चीज याद करनी है, के बराबर 2 पाई बाय लैम्डा। इस के को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। टी का कॉफिशिएंट ओमेगा देता है, एक्स का कॉफिशिएंट के देता है, और ओमेगा बाई के वेलोसिटी। ये वाली बात शायद ऊपर से निकल गई, इस बात को पकड़िए। अगर साइन अपोजिट है, अपोजिट मतलब एक प्लस है और एक माइनस, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स। जब इसका डेरिवेशन करते हैं तब ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। और अगर दोनों के साइन सेम है तो कहां जा रही है, माइनस एक्स। अब जैसे ये कोई इक्वेशन दे दी हमने ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब इसके बारे में कमेंट करिए कहां जा रही है। बताइए। पहली बात तो इसको समझिए, जेड, इसका मतलब वेव जा रही है अलोंग जेड। ये प्रोपोगेशन के साथ जो होता है वो बताता है किस डायरेक्शन में वेव जा रही है, कहां जा रही है, अलोंग जेड। अब प्लस जेड या माइनस जेड वो समझिए, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, साइन अपोजिट, साइन अपोजिट मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या बोलोगे, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग प्लस जेड। इसमें सोच के बताइए, वापस देखिए। सबसे पहले यहां अटैक करिए, यहां क्या दिख रहा है, जेड, इसका मतलब जेड में जा रही है। दूसरा थॉट, साइन कैसे है, साइन सेम है, इसका मतलब वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग माइनस जेड। लिखना चालू करिए। 2 क्वेश्चन करके देखना आप खुद, तब पता चलेगा। बिल्कुल कंपैरिजन के आसान सवाल आते हैं, कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। वैक्यूम में स्पीड बताइए, वैक्यूम में स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8। बढ़े। तो वैक्यूम में सभी को याद है 3 इंटू 10 की पावर 8, जो कि इस एक्सप्रेशन से आती है। सोचिए मीडियम में कैसे लिखेंगे।
म्यू नॉट आएगा, म्यू आर आएगा, म्यू आएगा। अब इसमें थोड़ा फंसते हैं, अब इसको परमानेंट सही रखिए। आइए मैं आपको समझाता हूं, 5 मिनट दीजिए, बार बार नहीं परेशान होना, एक बार बढ़िया समझ के रख लीजिए। अगर आप फ्री स्पेस में हो, कॉन्फिडेंटली लिखिए म्यू नॉट होगा। मीडियम में हो, कॉन्फिडेंट लिखिए म्यू होगा। ये हमेशा, ये तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। हमेशा ऐसे ही याद रखिए। फिर से देखिए, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर, बढ़िया याद रखिए। अगर फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी क्या काम में लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट। मीडियम है तो एप्सिलॉन, और दोनों का रेशियो फिक्स है। आपने डाई पैरा फेरो में किया था, भूल गए? डाई पैरा फेरो के याद है कुछ कुछ? बताओ, डाई पैरा फेरो, फेरो में 1 से काफी ज्यादा, पैरा में 1 से थोड़ा बड़ा, डाई में 1 से छोटा, 0 से बड़ा। याद आया? तो सिस्टमेटिक बोलिए, अब परेशान होने का समय नहीं है, कॉन्फिडेंस से बोलिए कि सर अगर फ्री स्पेस है म्यू नॉट, फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट। सर आपको किसमें लिखना है, मीडियम, बोलो क्या होगा, सिर्फ म्यू, सिर्फ एप्सिलॉन, खत्म। हाँ, अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है। म्यू की जगह, म्यू की जगह म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू की जगह म्यू आर इंटू म्यू नॉट, एप्सिलॉन की जगह, तो ये हो गया 1 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये कितना, ये सी। इसलिए कहा जाता है मीडियम में जाने पर स्पीड क्या हो जाती है, कम। ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन यही है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या जब एयर से पानी में जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। देखिए कम, ये देखिए कम। हवा में कितनी थी, सी, मीडियम में जाने पर उससे क्या हो गई, डिवाइड, डिवाइड हो गई तो क्या हो गई, कम। तो ध्यान रखिए, ये है वैक्यूम, ये है मीडियम। अब बाकी तो सब रिलेशन का जुगाड़ है। तो बिल्कुल 5 मिनट दीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली समझिए। हाँ सर, फ्री स्पेस होगा म्यू नॉट, मीडियम होगा म्यू, खत्म। हाँ, रिलेशन चाहिए तब फिर हम म्यू आर लिखते हैं। लिख लें।
3 क्वेश्चन और। सिंपल कंपेयर करिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। टी का कॉफिशिएंट ओमेगा देता है, एक्स का कॉफिशिएंट के देता है। मतलब ये तो लिख कर रहे हैं, तब 2 लेक्चर में हो जाएगा। घर पे आप रिवाइज करोगे तो आधा घंटे में 45 मिनट में पूरा मॉड्यूल कर सकते हैं। पर इसका कुछ भी मत छोड़ना, सॉल्व एग्जाम्पल सारे करना, एनसीईआरटी के करना, बिगनर बॉक्स, क्योंकि छोटा चैप्टर है और आसान चैप्टर है। पहले वाले का आया क्या आंसर? अच्छा, एग्जामिनर भी बढ़िया है। कारण पता है, वो पाई से पाई सब कट जाएगा। आप देखिए कितना जबरदस्त कंपैरिजन है। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बढ़िया कंपैरिजन। ओमेगा ये के परफेक्ट सॉल्व हो रहा है, परफेक्ट। ओमेगा 2 पाई, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ, एफ 10 की पावर 6 सॉल्व। के पाई इंटू 10 की पावर -2, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा 200। कैलकुलेशन भी इतनी आसान है कि वो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। अच्छा बताइए, वेव कहां जाएगी, प्लस एक्स या माइनस एक्स? फिर समझने का मौका है, कल फिर मिलेगा। बढ़िया देखिए, सबसे पहले तो ये एक्स पे गौर करिए, कैसे सोचना है वो देखिए। पहले एक्स, इसका मतलब वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन देखिए, साइन कैसे है, अपोजिट, एक प्लस एक माइनस, इसका मतलब वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स। 5 मिनट लीजिए, बाकी के क्वेश्चन करिए। बढ़ो, क्या आंसर आ रहा है सेकंड का? कितना, 2? अब पता है, इस वैक्यूम शब्द का काम में लेना है।
वैक्यूम से स्पीड निकल कर आएगी भाई, इसके बगैर सवाल नहीं होगा, इसलिए सवाल दमदार है। उसने वैक्यूम शब्द लिख कर दिया है ताकि आप स्पीड को काम में लें, और जैसे आप वो काम में लेंगे तो आंसर आ जाएगा एक बार में। देखिए ये है ओमेगा, के तो के है, अब स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के, हो गया क्वेश्चन। सिंगल फॉर्मूला स्पीड ओमेगा बाय के, वैक्यूम शब्द है वैक्यूम, 3 इंटू 10⁸ ओमेगा 6। कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, के इधर 6/3 2। स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्पीड ओमेगा बाई के होता है। अब क्वेश्चन करते हैं उससे क्या फॉर्मूले ज्यादा याद होते हैं। अब जब आप रिवीजन करोगे तो अच्छा है, हाँ यार ओमेगा बाई के काम में आया है, इसलिए ओमेगा बाई के याद होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन का बेनिफिट है। ये डायमेंशन का कितना बढ़िया सवाल दे दिया। अब आप ऐसे उलझे पड़े रहोगे ना, इसकी निकालो तो 2 मिनट लग जाएंगे। और जैसा हमने वहां करा था याद है कि टाइम कांस्टेंट होता है L/R। अब L/R की निकालना तो कठिन है, जिसको पता है सर ये तो टाइम है, इसकी डायरेक्ट डायमेंशन कितनी, T1, याद हो आपको तो। सेम उसी लॉजिक पर सवाल बना है, वही लॉजिक। अब बच्चे को पता होना चाहिए स्पीड होती है 1/μ0 ε0, ऊपर ले जाओ, μ0 ε0 की पावर माइनस, हाँ ये कौन है, ये कौन है तो स्पीड ना भाई ये, तो इसको कौन सॉल्व करेगा, ये तो स्पीड है, स्पीड की L1 T माइनस। आप μ0 ε0 सॉल्व करोगे, सवाल लंबा चला जाएगा, 2 से 2.5 मिनट में। एग्जामिनर चाहता है आपको स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, उससे जल्दी सॉल्व होगा। 2019 का करिए। अब 2 ऑप्शन तो समझदारी से काटिए, मीडियम है तो 3 नहीं हो सकता, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं 3 से ज्यादा तो संभव ही नहीं है, तो 2 ही तो बचे, 3 से ज्यादा तो संभव ही नहीं है। हाईएस्ट स्पीड वैक्यूम में होती है, मीडियम में जाने के तो कम हो जाती है, 3 हो नहीं सकती क्योंकि मीडियम है। अब कैसे आएगा, फॉर्मूला आपके पास है मीडियम का, वेलोसिटी इन मीडियम C/√μr ε μr 1.44, 1.44 का स्क्वायर रूट 1.2, 3 में 1.2 का भाग दे दीजिए, कितना 2.5। एक मिनट रुक जाता हूं, देख लीजिए इतना आसान है। पहला लेक्चर है, 7 क्वेश्चन हमने कर लिए प्रीवियस नीट के, और एक एक लाइन के सॉल्यूशन है। बढ़े, चलो आगे लाइन खींच के इसको खत्म कर दो। ये चारों क्वेश्चन 11th क्लास के वेव मोशन के कॉन्सेप्ट जिनको याद हैं वो कर सकते हैं, इसलिए हमने पहले 11th क्लास की वेव के कॉन्सेप्ट लिख लिए, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। आगे लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अच्छा, कल मॉडर्न फिजिक्स का एक पेज पढ़ के आना पड़ेगा। कौन सा पेज, मैं आपको बता देता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर ने सिखाया होगा, एक रेडिएशन प्रेशर, इंटेंसिटी आ रही है, सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्वर है, तो कितना फोर्स लगाता है, याद करिए, परफेक्टली एब्जॉर्वर P/C, याद है, परफेक्टली रिफ्लेक्टर होगा 2P/C। फिर पावर की जगह वो लिख सकते हैं इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो ये वाला पेज पूरा पढ़कर आओगे तो अपने कल 5 से 6 न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। उसमें सर ने सब इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी और पावर में रिलेशन, परफेक्टली एब्जॉर्वर, परफेक्टली रिफ्लेक्टर, किसी एंगल पर भी कराया था, याद करिए।
किसी एंगल पर आएगा तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, तो एक बार देख कर आना, उससे अब समय बचेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर अपन उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हेडिंग होगी एक रेडिएशन प्रेशर, उस प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट को पढ़कर आइए। लिखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम है मतलब कितनी वेव्स हैं, 7। 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, बचपन में सुना, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, एक साथ लिख लीजिए। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, लिखना चालू करिए, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। लिखें इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल, वो चारों समझ लीजिए किस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला, पता है ये सभी कौन है, सभी ईएम वेव हैं, सबकी प्रॉपर्टी सेम है, सभी वैक्यूम में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड चलती हैं, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर है। सिर्फ एक ही अंतर है इन सब में, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ, इसलिए इनको अलग अलग पार्ट्स में क्या किया गया है, डिस्टिंग्विश। बाकी सब में प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, सबका वैक्यूम में स्पीड सेम है, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर है, केवल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। तो पहला क्वेश्चन, ऊपर से नीचे जाने पर लैम्डा कम होता है, डिक्रीज, गामा का लैम्डा सबसे कम, रेडियो का लैम्डा सबसे ज्यादा। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, वो आपको 4-5 वेव दे देगा और कहेगा उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, तो आपको नाम इसी में याद होने चाहिए, तभी मजा आएगा, आगे पीछे मजा नहीं है, बिल्कुल इसी ऑर्डर में, रेडियो, रेडियो के बाद माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्स, गामा, इसी ऑर्डर में याद करिएगा, तभी काम का सवाल सॉल्व हो पाएगा। फिर विजिबल, हमारी जो आंखें बनी हुई हैं, रेटिना है, वो सेंसिटिव पता है सिर्फ किसके लिए है, विजिबल। जो हम 8th क्लास से विबग्योर सुन रहे हैं, वो वास्तव में कौन है, विजिबल रीजन है, जिसकी वेवलेंथ आपको याद हो, रफ 4000 से, ये रफ आइडिया विबग्योर। हमारी जो आंखें हैं वो केवल इसी वेवलेंथ को देख सकती हैं। इस कमरे में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, घर में टीवी रिमोट से इंफ्रारेड निकलती हैं, हमें कोई भी वेव दिखाई नहीं देती। कारण है क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ इसी वेवलेंथ को देख सकती हैं। जब कोयला गर्म होता है तो कोयला गर्म होकर लाल रंग का दिखाई देता है और वो हमें आंखों से दिखाई देता है। कारण क्या है, कोयला गर्म होकर जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो रेडिएशन इस वेवलेंथ की रेंज में है, इसलिए हमें कोयला गर्म कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का। तो बात को समझिए, हमारी आंखें हैं, जो रेटिना है वो सेंसिटिव है केवल और केवल इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, जिसे कहा जाता है विजिबल रीजन, जिसे कहा जाता है विबग्योर, जिसकी रेंज है 4000 से 7000। दूसरा क्वेश्चन बनता है ओजोन लेयर का कॉन्सेप्ट, समझते जाइए। ओजोन लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, 11th 12th में बायो में कभी पढ़ा हो, ये अर्थ है, सन से हमें लगातार सोलर रेडिएशंस मिल रहे हैं, ये सोलर रेडिएशन है, पढ़ा हो हमने बचपन में। तो यहां एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ एक ओजोन लेयर होती है, क्या काम करती है भाई ओजोन लेयर, सन से आने वाले जो रेडिएशन है जिसमें यूवी पार्ट
जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक है, उस यूवी पार्ट को ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। कौन एब्जॉर्ब कर लेती है, ओजोन लेयर। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट यूवी पार्ट हमारी बॉडी पे गिरेगा और ज्यादा हद पे गिरेगा तो वो हानिकारक है, इसलिए कौन उसको एब्जॉर्ब करता है, ओजोन लेयर। आपने सुना भी हो ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, जिसे कहा जाता है ओजोन डिप्लीशन। उसका कारण कभी पड़ा हो तो हमारे अर्थ में जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, उस CFC की वजह से ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है, इसलिए CFC पर बैन लग गया है। क्लोरोफ्लोरो पहले तो रेफ्रिजरेटर में, AC में, सब में CFC काम में आती थी, अब सब जगह उस पर बैन लग गया है। क्यों, कारण क्या है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन। तो हमें छोटा सवाल क्या याद रखना है, कोई डायग्राम नहीं पूछ रहा, सिर्फ पता लगाना है ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी पार्ट को क्या करता है, एब्सॉर्ब। फिर आता है माइक्रोवेव का सवाल, ये भी आया हुआ है 2013 में, कि माइक्रोवेव ओवन जो हमारे घर में है उसकी क्या वर्किंग है। फूड को गर्म करता है वो बात तो हमें पता ही है, वर्किंग सुनिए आपको मजा आ जाएगा। अब क्योंकि आपने रेजोनेंस शब्द समझ रखा है, अब सुनिएगा ध्यान से, लास्ट इसी पे क्लास खत्म करेंगे। जिस फूड को हमें गर्म करना है, चाहे वो वेजिटेबल हो या कोई फल हो या कोई फ्रूट हो या कोई फूड है, उसमें वाटर का कंटेंट होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो वाटर मॉलिक्यूल एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट। जो बताए उसकी क्या कहलाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यही शब्द हमने काम में लिया था पुल पर, यही शब्द हमने काम लिया था उस कांच के ग्लास में, क्योंकि हर सिस्टम के पास अपनी खुद की क्या है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उस फूड को, वाटर कंटेनिंग फूड को आपने किस में रखा, माइक्रोवेव में। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, उस माइक्रोवेव ओवन से, ओवन के अंदर माइक्रोवेव्स निकल रही हैं, उन माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी जब एग्जैक्टली क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, तो मैच होने पर क्या होगा बताइए, रेजोनेंस। और रेजोनेंस के समय मैक्सिमम एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर। कौन किसको ट्रांसफर करेगा बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपनी ऊर्जा किसको ट्रांसफर करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को। वाटर मॉलिक्यूल वो एनर्जी गेन कर कर ज्यादा एनर्जी से, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट, जिससे सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। थर्मोडायनेमिक व्यू में टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब होता है, आप पानी को गर्म करते हैं, आपने पानी में, भगोने में पानी भरा और गैस के ऊपर रख दिया, आप कहते हैं कुछ समय पानी गर्म हो गया। पानी गर्म होना क्या मतलब है, इसको थर्मोडायनेमिक लेवल पे समझाइए क्या हो रहा है। गैस से जो हम ऊर्जा दे रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है भाई, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया, और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसका टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ जाएगा। याद हो तो आपको, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स में, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 nRT, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो आइए फिर सुनिए माइक्रोवेव ओवन का कॉन्सेप्ट। स्टेप नंबर 1, आपने फूड रखा, फूड कैसा है, वाटर कंटेनिंग, उसके अंदर वाटर के क्या है, मॉलिक्यूल, सब में होते हैं, चाहे आप फल रखिए, चाहे आप वेजिटेबल रखिए, सबके अंदर वाटर कंटेंट होता है। अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, रेजोनेंट। उस समय मैक्सिमम एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर। किससे किसमें बताइए, ईएम वेव्स अपनी ऊर्जा किसको देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ईएम वेव्स के पास ऊर्जा कहां से आई, बिजली का बिल। क्या बात कर दी आपने, अरे ऊर्जा तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, सबका बेसिक, पंखा में आप हवा खा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कहां से आ रही है, पंखे घुमाने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप घर पे मोटर चला रहे हैं ताकि पानी नीचे से कहां जाए, ऊपर जाए, उसकी ऊर्जा कहां से आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, अब मैं बोल रहा हूं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो भाई एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी खर्च हो रही होगी, वो एनर्जी कहां से आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो किसको सप्लाई हो रही है, माइक्रोवेव को। वो माइक्रोवेव्स पैदा कर रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही है, वाटर के मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी से। इस समय मैक्सिमम एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर। अब किसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेशन करना मतलब
उसका सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, बढ़ गया, और आपका जो फूड है वो क्या हो गया, गर्म। तो इस बात को लिख लीजिए। इन माइक्रोवेव ओवन, when frequency of microwaves, when frequency of the microwaves matches, matches, matches with the frequency of water molecules, frequency of water molecules, then in case of resonance, in case of resonance, maximum energy is transferred, maximum energy is transferred to the food item, to the food item containing water molecules. And the food item becomes heat up, गर्म हो जाएगा। पूरा एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका ये मैंने आपको कंक्लूजन लिखा दिया कि होता क्या है। एक छोटा सा इफेक्ट और सुन लीजिए, सब थ्योरेटिकल प्रश्न है, 4 तरह के सवाल बनते हैं इसमें। पहला, ये ऑर्डर में जमाना, ऊपर नीचे, पहला सवाल। दूसरा, ओजोन लेयर का डिप्लीशन किससे जुड़ा हुआ है, यूवी से। तीसरा सवाल, माइक्रोवेव ओवन। चौथा एक और होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी हमने बचपन में पढ़ा, एक बार सुना देता हूं क्या होता है ग्रीन हाउस। सन से सोलर रेडिएशन आ रहे हैं, कौन एब्जॉर्ब करेगा, अर्थ। अर्थ इसको एब्जॉर्ब करता है और वापस से री रेडिएट करता है, और जब ये री रेडिएट करता है ना, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो किस रेंज में लाई करती है, इंफ्रारेड। ये इसको री रेडिएट कर रहा है। अब एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं, CO2, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये CO2 इस री रेडिएट एनर्जी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, और एनर्जी यहां पर क्या हो जाती है, ट्रैप, और ये एनर्जी वापस बैक नहीं हो पाती, और इसलिए हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगभग कैसा मेंटेन रहता है, कांस्टेंट। वापस सुनिए क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर से सुनिए, इतना सही काम का है, सिर्फ इसमें ये काम क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी रेज यूज आ रही है, इंफ्रारेड। स्टेप नंबर 1, सोलर रेडिएशंस किस पर गिरेंगे, अर्थ पर। अर्थ उनको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब, उनको वापस क्या कर रही है, री रेडिएट। अब री रेडिएट जिस वेवलेंथ में कर रही है, वो वेवलेंथ किस रीजन में है, इंफ्रारेड। इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस लाइक CO2, वाटर वेपर, इनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करने से ही जो हीट है वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, और वापस यहां से एस्केप नहीं कर पाती। इससे ओवरऑल अर्थ का नियर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। लिख लीजिए। हाँ, बायो है, थ्योरेटिकल हिस्सा है, लिख लें। बिल्कुल बिल्कुल, घर चलूंगा आपके, चिंता नहीं करें। तो 4 क्वेश्चन है। पहला, वेवलेंथ ऑर्डर। दूसरा, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तीसरा, माइक्रोवेव ओवन, ये 2013 में आया हुआ है। माइक्रोवेव ओवन ज्यादा कंसेप्चुअल है, यहाँ पर रेजोनेंस शब्द शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी बार आपने सुन लिया है कि सर रेजोनेंस में वास्तव में
दो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, मैच। अब आप बेहतर बोल सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल आप उसको ओवन में रखो या ना रखो, वो अपनी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट। जो वेजिटेबल है आप उसको माइक्रोवेव में रखेंगे या नहीं रखें, उस वेजिटेबल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट। अब माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, मैच। मैच करते ही रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के समय आपको याद हो एनर्जी का मैक्सिमम ट्रांसफर होता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम। अब वाटर मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है थर्मोडायनेमिक लेवल पर वो क्या चीज क्या हो गई, गर्म। हम पानी को गर्म करते हैं, बोलते हैं पानी गर्म हो गया। क्या गर्म होने का क्या मतलब है, गर्म होने का मतलब है हमने उसको जो एनर्जी दी, वो एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल ने क्या करी, एब्सॉर्ब, और एब्सॉर्ब करने से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, ये मतलब होता है। ठीक है, तो कल इसके आगे बढ़ेंगे। होमवर्क में एसी की एक्सरसाइज 3 खत्म कर लीजिए, कल एक साथ पूरी डिस्कस कर लेंगे। एसी एक्सरसाइज 3 रेस हो गई थी कि एसी की, और एनसीईआरटी एडिशनल वाले करा दिए थे पीछे वाले, ठीक है, चलो धन्यवाद।